वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग पिछला टॉपिक जो स्टार्ट किए थे पॉलिटी का, भारत का संवैधानिक विकास, उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने कुछ पढ़ भी लिए थे चार्टर एक्ट और आगे आज देखेंगे। अगर आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो एनालिसिस के साथ और भी क्लासेस देखना चाहते हैं एक साथ, इसके लिए आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। चाहे यूपी PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROE एग्ज़ाम या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से अपने कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। जो भी कोर्स परचेज करेंगे, ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिए। आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप देखेंगे, आप जो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं सभी कोर्सेज का जो स्टडी मटेरियल है उसमें PDF नोट्स हैं, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस हैं जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई हैं। डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, टेस्ट सीरीज़ है, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए। सिलेक्शन के लिए आप सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के YouTube चैनल से भी बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये हो गई कोर्स से रिलेटेड जानकारी। इससे पहले की जो क्लासेज हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड हैं, इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस आप देख सकते हैं आसानी से। इसके अलावा पॉलिटी स्टार्ट कर दी गई है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए पहले मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद और भी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। डेली दोपहर 1 बजे ये क्लास आती है। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आज आगे जो भी चार्टर और अधिनियम हैं उनको देखने वाले हैं। देखिए, 1773 के बाद एक संशोधन अधिनियम आता है 1781 में, वो याद रखना है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था, इसमें कुछ खामियां थी, उसको खत्म करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक अमेंडिंग एक्ट पारित किया 1781 का। इसे बंदोबस्त या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये जो 1781 में आया, मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, इनके मध्य जो सख्ती के लिए विवाद हो रहे थे उनको खत्म करने के लिए आया था। 1781 का संशोधन अधिनियम, इसने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया था उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्हें पद धारण के अधिकार से किए गए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था। इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। तो सिंपल सी बात है, इस एक्ट में शक्तियों का विभाजन किया गया जिसको लेकर के विवाद हो रहे थे, संशोधन किया गया। 1781 का संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं और जो मुसलमानों के निजी कानून हैं उनके हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय किए जाएं। 1781 के संशोधन अधिनियम के द्वारा एक व्यवस्था भी कर दी गई थी, प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिलों, जो कि प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल थे, इनके नियम विनियम बनाने के लिए अधिकार भी दे दिए गए थे। अगला जो एक्ट आपको पढ़ना है वो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का। इम्पॉर्टेंट है, इससे कई बार प्रश्न स्टेटमेंट वाइज बने हैं और पूछे भी जा सकते हैं, आप इनको प्रिपेयर करेंगे। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट कर दिया गया था। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो वाणिज्यिक मुद्दे होते थे उनको प्रबंधन करने की अनुमति दी, लेकिन जो राजनीतिक मामले थे इनके प्रबंधन के लिए एक नया निकाय बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इस प्रकार इस अधिनियम ने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित कर दी थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत में दीवानी, सैन्य, प्रशासनिक या फिर राजस्व की ब्रिटिश संपत्ति की निगरानी और निर्देशन करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता को घटाकर 3 सदस्यों तक कर दिया गया था और इस अधिनियम में भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में ला दिया था। भारत में ब्रिटिश कंपनियों के क्षेत्र को भारत में स्थापित ब्रिटिश अधिकार कहा गया था। अर्थात 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके द्वारा दोहरी सरकार बनाई गई। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, दूसरे बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये जो व्यापार वाला जो भी वाणिज्यिक मामले थे उनका प्रबंधन कर रहे थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जितने भी राजनीतिक मामले थे उनको देखते थे। अब जो कंपनी के अंडर में जितना भी क्षेत्र आता था उसको बोला गया ये ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। इस प्रकार 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया है उसको समझिए। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से 2 मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर की परिषदें स्थापित की गई और इस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो विलियम पिट्स था। इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम ने गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के कार्यालयों को एकीकरण करने की अनुमति दी। इसने असाधारण परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को उनकी परिषद पर अधिभावी शक्तियां भी प्रदान कर दी थी। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें या 2 मांग रखी थीं। उसने विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें भूमि, न्यायपालिका और प्रशासनिक सुधारों की स्थापना करने और ब्रिटिश सेना और प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए जाना जाता है। उनकी मांग थी कि गवर्नर जनरल की शक्तियों का दायरा बढ़ाया जाए ताकि वह विशेष मामलों में अपनी परिषद के बहुमत को दरकिनार कर अपनी विशेष जिम्मेदारी पर कार्य कर सके। 1786 का अधिनियम उन्हें गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार 1786 के एक अधिनियम के माध्यम से कॉर्नवालिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकार के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला प्रभावी शासक बन गया था। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। तो 1793 का चार्टर अधिनियम इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की थी। कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को दी गई अधिभावी शक्ति का विस्तार किया गया। 1793 का जो चार्टर अधिनियम है इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया था। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी, बशर्ते कि उसे उस रूप में नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था कर दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। इसका उल्लंघन करना इस्तीफे के रूप में माना जाता था। 1793 के चार्टर अधिनियम में निर्धारित किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाए। यह प्रथा वर्ष 1919 तक जारी रही थी। कंपनी को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान ब्रिटिश सरकार के आवश्यक खर्चों का भुगतान करने के बाद करने के लिए भी कहा गया था। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1813 का चार्टर अधिनियम है, इसको लर्न करना जरूरी है। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है इसने भारत में कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार है उसे समाप्त कर दिया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए अब खोल दिया गया। लेकिन इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा था। कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, मतलब अभी तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी, किंतु चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर 1813 का जो चार्टर अधिनियम है इसने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। इसने लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी। इसने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रावधान किया। अगर आपको स्टेटमेंट वाइज प्रश्न आ जाए या फिर मैच करने के लिए आ जाए तो आपको याद रखना ईसाई मिशनरी भारत में आई थी 1813 के चार्टर के द्वारा, और कंपनी का जो एकाधिकार समाप्त किया गया वो भी 1813 के चार्टर के द्वारा। इसने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रावधान किया। इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। वे करों का भुगतान न करने के लिए व्यक्तियों को दंडित भी कर सकते थे। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है इसने भारतीय साहित्य के पुनर्जन्म और विज्ञान की उन्नति के साथ साथ भारतीयों के ही नियंत्रण में उनकी शिक्षा हेतु अधिक जिम्मेदारी के लिए वित्तीय अनुदान की मांग की थी। इसके लिए 1 लाख रुपए अलग से व्यय करने का निर्णय लिया गया था। इंपॉर्टेंट है, यह शिक्षा हेतु सरकार की जिम्मेदारी के सिद्धांत को स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम था। तो अभी तक हमने 1813 के चार्टर अधिनियम तक सारे अधिनियम कंप्लीट कर लिए, उनसे रिलेटेड जो प्रावधान है पढ़ लिए हैं।
इसे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन क्लासेस को लेकर के आपका जो भी सुझाव है कमेंट ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। इसकी PDF चाहिए, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से SCS अर्थात स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कर सकते हैं। ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, तुरंत आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।